गुड मॉर्निंग। पिछले चैप्टर में पिछले हम लोग इकाई में हम लोग पढ़े थे संसाधन। आज हम लोग इकाई 1 का क भूमि, मृदा और जल संसाधन पढ़ेंगे। भूमि, मृदा और जल संसाधन पढ़ेंगे। दोस्तों, भूमि के बारे में आप जानते हैं बच्चों, भूमि के बारे में आप जानते हैं। भूमि मतलब जमीन यानी पृथ्वी का ऊपरी सतह, जिसे हम भूमि कहते हैं। भूमि हमारे लिए कितना उपयोगी है हम ये सभी जानते हैं। यानी विश्व के या किसी भी देश के या हमारा जितना भी काम हो हम भूमि पे करते हैं। यानी खेती हो, सिंचाई हो, पेड़ पौधे हो, पर्वत हो, नदियां हो, पठार हो, खनिज संसाधन हो, उद्योग धंधे हो, कारखानों का लगाना हो, घर बनवाना हो, सड़कें बनवाना हो, जंगल हो, वन हो, जीव जंतु हो, जंगली या हम हो, ये सभी लोग भूमि पर निवास करते हैं, यानी भूमि पर रहते हैं। भूमि पर प्रकृति द्वारा भूमि एक महत्वपूर्ण संसाधन है। भूमि पर इसका स्वरूप भी अलग अलग है, इसका रूप भी अलग अलग है। कहीं कहीं मैदानी क्षेत्र है, कहीं पहाड़ है, कहीं पर्वत है, कहीं नदियां हैं, कहीं महासागर है, कहीं जंगल है, कहीं पठार है। इस तरह का इसका स्वरूप है। तो इस भूमि का मानव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन प्रकृति ने दिया, प्रदान किया, जिसका हम अपने पूरे जीवन में इस प्राकृतिक संसाधन भूमि का उपयोग हम करते हैं। भूमि का उपयोग आप लोग देखे होंगे, मैंने बताया गांव में आप जाते हैं या कहीं भी देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं वो सारे के सारे भूमि पर टिके हुए हैं। भूमि का उपयोग हो रहा है। हमें गांव में मकान बनवाना हो, भूमि पर बनवाना है। सड़कें बनवाना हो, भूमि पर बनेगा। रेलवे बनाना हो, भूमि पर। यानी जितने भी काम होंगे वो हमारी भूमि पर होंगे। तो भूमि हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। अगला, भूमि के उपयोग में अंतर। भूमि के उपयोग में अंतर। तो आप जानते हैं भूमि का अलग अलग उपयोग किया जाता है। भूमि का अलग अलग उपयोग किया जाता है। भूमि पर कहीं पर्वत है तो वहां खनिज संसाधन है, पर्वतों पर तो वहां उसका उपयोग करते हैं। पठारी क्षेत्र है तो वहां कंपनियों को स्थापित किया जाता है, क्योंकि उसमें हमारे खनिज संसाधन पाए जाते हैं। मैदानी इलाका जो है वहां खेती की जाती है, वहां खेती के लिए हमारे संसाधन मौजूद है, कृषि कार्य के लिए की जाती है। उसके बावजूद भी बहुत सारे भूमि का उपयोग ऐसे है, जैसे हम जंगलों के काटकर रहने के लिए स्थान बना देते हैं, या जंगलों को काटकर कृषि के लिए हम उसका उपयोग करते हैं, या कभी कभी कृषि के लिए जो भूमि है उसका उपयोग हम रहने के लिए भी करते हैं। कभी कभी उस कृषि वाले भूमि को या जंगल वाले भूमि को काट के हम रेलवे का निर्माण, सड़क का निर्माण, इस तरह का निर्माण हम करते हैं। तो इसका भूमि उपयोग में अलग अलग अंतर है। अलग अलग तरीकों से हम भूमि का उपयोग करते हैं। कहीं कहीं किसी क्षेत्र में जलवायु के कारण वहां पर उस भूमि का उपयोग कृषि के लिए किया जाता है। किसी किसी क्षेत्र में जलवायु के कारण उस भूमि का उपयोग सिर्फ फलों के लिए किया जाता है। इस तरह से हम भूमि का उपयोग करते हैं। अब आप लोग को इस प्रकार है भूमि उपयोग में प्रभावित करने वाले कारक, यानी भूमि उपयोग को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। आप लोग देख लीजिए, हर जगह भूमि में भिन्नता है। ये हो क्या आप लोगों को प्राकृतिक कारक। प्राकृतिक कारक भूमि उपयोग में आपको प्राकृतिक
भूमि उपयोग में प्रभावित करने वाले कारक भूमि उपयोग को, तो पहले हो गए प्राकृतिक कारक। प्राकृतिक कारक में आप देखे होंगे, मैंने आप लोगों को बताया कहीं कहीं पठार है जहां पर खनिज संसाधन पाए जाते हैं, तो उसका उपयोग हम कंपनियों को, फैक्ट्रियों को लगाकर सामानों का उत्पादन करते हैं। कहीं कहीं मैदानी इलाका है तो उस पर फसलें लगाकर हम मैदानी भागों में फसलों को लगाकर अन्न उत्पादन करते हैं। कहीं कहीं पर्वतें हैं तो उसमें खनिज संसाधन पाए जाते हैं, तो उसको तोड़ के हम उसमें से खनिज संसाधन निकालते हैं। कहीं पे उत्खनन का, खोदने का, नीचे से खनिज निकालने का काम होता है। कहीं कहीं सिर्फ जलवायु का गेहूं की खेती की जाती है, कहीं कहीं जलवायु के कारण धान की खेती की जाती है, जहां अत्यधिक वर्षा है वहां धान की खेती की जाती है। तो इस स्थिति में हमें प्राकृतिक कारक में हुआ, अन्य कारक है जलवायु कारण हम या भौतिक स्वरूप के कारण उसका हम अलग अलग उपयोग करते हैं। उसके बाद है मानवीय कारक। मानवीय कारक पहला हो गया प्राकृतिक कारक, दूसरा होगा मानवीय कारक। मानवीय कारक में मानवों की बढ़ती हुई जनसंख्या, वृद्धि, तकनीकी ज्ञान में वृद्धि। अगर हम ज्यादा औजारों का, ज्यादा मशीनों का निर्माण करेंगे तो वो कहीं ना कहीं किसी काम के लिए हम भूमि पर उपयोग करेंगे उसका। जनसंख्या वृद्धि होगी तो हमको रहने के लिए जगह चाहिए, तो हम उसको जंगलों को काट कर रहने के लिए स्थान बनाए, या जो कृषि योग्य भूमि है उस पर हम अपना काम करें, घर बनवाएं, सड़क बनवाएं, रेलवे बनवाएं, विकास का काम करें, तो वो हमें मानवीय कारक में आता है जो हमको प्रभावित करते हैं। मानवीय कारक में इस तरह के काम मानवीय कारकों में होते हैं। उसके बाद है जैसे मुंबई में आप लोगों ने नाम सुना होगा नवी मुंबई। नवी मुंबई, तो वो क्षेत्र पहले दलदली क्षेत्र कहा जाता था। उस दलदली क्षेत्र को सख्त भूमि में विकसित किया गया और तब उस पर नवी मुंबई जैसे शहर को बसाया गया है। इस तरह के बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे जिस तरह नए क्षेत्र का विकास किया गया है और उस भूमि का उपयोग हम लोग करते हैं। अगला है भूमि उपयोग वर्ग। भूमि उपयोग वर्ग। अब भूमि उपयोग का क्या क्या वर्ग है, किस तरह वर्गीकरण कर सकते हैं भूमि उपयोग का। भूमि उपयोग का वर्गीकरण, यानी वर्गीकरण। भूमि उपयोग का हम वर्गीकरण करते हैं, कैसे कैसे भूमि उपयोग का। इसमें पहला है आपको वन क्षेत्र की भूमि। पहला है वन क्षेत्र की भूमि। देखिए वन क्षेत्र की भूमि यानी भूमि पर बहुत सारा एक क्षेत्र वनों से घिरा हुआ है, जंगलों से घिरा हुआ है, जिसमें अनेकों प्रकार के आपके पशु पक्षी जीव जंतु रहते हैं, वो भी हमारे लिए एक संसाधन है, जो प्रकृति के वातावरण में संतुलन बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वन क्षेत्र के लिए भूमि यानी एक क्षेत्र ऐसा है, एक जमीन पर जो वनों से पूरा घिरा हुआ है, तो ये वन क्षेत्र की भूमि हो गया। दूसरा कृषि कार्य के लिए अनुपलब्ध भूमि। दूसरा है कृषि कार्य के लिए अनुपलब्ध भूमि यानी कृषि कार्य के लिए अनुपलब्ध, जो उपलब्ध नहीं है, कृषि कार्य के लिए अनुपलब्ध
आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे जमीन होते हैं गांव में, लोग कहते हैं कि ये बंजर भूमि है, ये बंजर भूमि है जिस पर खेती नहीं की जाती है, जिस पर कृषि का कार्य नहीं किया जाता है। उस तरह के भूमि को हम अनुपलब्ध भूमि कहते हैं। यानी भविष्य में हो सकता है तकनीक के आधार पर या उसको कृषि योग्य कृषि कार्य के लिए बनाया जा सके, लेकिन जिस पर कृषि नहीं किया गया बंजर है उस को हम इस ग्रुप में रखते हैं कृषि कार्य के लिए अनुपलब्ध भूमि। तीसरा है परती भूमि। परती भूमि आप लोगों ने गांव में सुना होगा, लोग कहते हैं कि भूमि परती छोड़ दिया गया है। परती का मतलब होता है वैसी भूमि जिस पर खेती किया जा सकता है या खेती किया जाता था, लेकिन ये 2-3 साल से ये खेत को, इस जमीन को इसी तरह छोड़ दिया गया है। कम से कम जिस भूमि पर 1-2 साल पहले खेती की गई है उससे पहले यहाँ कृषि नहीं की गई है कृषि, इसीलिए उसको हम परती भूमि कहते हैं। लेकिन वो भूमि तैयार है और जब चाहे उस पर खेती कर सकते हैं, उस तरह के भूमि को हम परती भूमि कहते हैं। अगला है अन्य कृषि अयोग्य भूमि। अन्य कृषि योग्य कृषि अयोग्य, अन्य कृषि अयोग्य भूमि। अब इसमें ऐसी भूमि जो कृषि को छोड़कर अयोग्य है, जैसे बहुत सारी ऐसी भूमि है जो चारागाह के लिए विकसित की जाती है, जानवरों को चरने के लिए, पशुओं को चरने के लिए की जाती है, वैसी भूमि को हम अन्य कृषि अयोग्य भूमि में रखते हैं। जिस पर चारागाह की व्यवस्था की जाती है वो अस्थायी चारागाह की भूमि है, यहाँ पर जानवरों या पशुओं जो भी हमारे हैं वहां पे चरने के लिए जाते हैं, घास चरने के लिए, घास विकसित की जाती है, वहां पर घास चरने के लिए जाते हैं, वैसी भूमि को हम अन्य कृषि अयोग्य भूमि में रखते हैं। पांचवा है शुद्ध बोई गई भूमि। शुद्ध बोई गई भूमि यानी भूमि। पांचवा आप लोगों को क्या, शुद्ध बोई गई भूमि, यानी जिस पर कृषि का काम हो रहा है, कृषि कार्य हो रहा है, जिस पर खेती की जा रही है, उसको हम कहते हैं शुद्ध बोई गई भूमि। समझ गए आप लोग? भूमि उपयोग का वर्गीकरण, भूमि के कैसे कैसे उपयोग हमारे यहाँ होता है उसका। पहला है वन क्षेत्र की भूमि, जहाँ पर वनों का एक क्षेत्र है, सिर्फ वन है। दूसरा है कृषि कार्य के लिए अनुपलब्ध भूमि, वैसे की जो बंजर भूमि है जिस पर खेती नहीं की जाती है। प्रतिभूमि, प्रतिभूमि से कहते हैं जिस पर 1 साल पहले खेती की गई थी, अभी 1 साल के लिए छोड़ा गया है, लेकिन उस भूमि पर खेती की जा सकती है। उसका अन्य कृषि अयोग्य भूमि, जिस पर अस्थायी चारागाह, पशुओं को चरने के लिए भूमि विकसित की जाती है, घास लगाया था, उसको अन्य कृषि अयोग्य भूमि के रूप में रखा था। पांचवा हो गया शुद्ध बोई भूमि, वैसी भूमि जिस पर खेती की जा रही है, खेती अभी हो रही है, उसे शुद्ध बोई गई भूमि हम कहते हैं। अब आप लोगों का भूमि संरक्षण की आवश्यकता, भूमि संरक्षण की आवश्यकता। संरक्षण मैंने आप लोगों को समझाया, संरक्षण मतलब होता है सही तरीके से उपयोग। संरक्षण का मतलब सुनियोजित तरीके से उपयोग, सही तरीके से उपयोग ही संरक्षण कहलाता है। भूमि का संरक्षण हम लोग जानते हैं कि भूमि को सही उपयोग करना, संरक्षण प्रदान करना बहुत ही आवश्यक है। आने वाले समय में जिस तरह की जनसंख्या बढ़ रही है, अगर सारी कृषि की जमीन को घर बनवा दिया जाए, मकान बनवा दिया जाए, रोड सड़क में निर्माण कर दिया जाए, तो हमको अन्य के लिए अन्य भूमि नहीं है, तो अन्य के लिए हमको मरना होगा, अन्य भूमि हम विकसित नहीं कर सकते। उसी प्रकार भूमि के जो बदलता स्वरूप है उसको अस्थायी रहना चाहिए। जगह जगह पहाड़ों को काटकर, जंगलों को काटकर विकसित कर रहे हैं, तो जंगल जैसे जैसे कटते चले जाएंगे तो हमारे यहाँ
समस्या उत्पन्न जाएगी, वातावरण असंतुलन हो जाएगा, तो हमें दिक्कत परेशानी होगी। इसमें एक और है भूमि निम्नीकरण। भूमि निम्नीकरण भूमि निम्नीकरण एक शब्द है, आप लोग भूमि निम्नीकरण क्या कहते हैं? सिंचाई वाले क्षेत्रों में खेतों की जब ऊपरी परत किसी कारणवश बहाकर ले चली जाती है, उसे हम भूमि निम्नीकरण कहते हैं। अब वो अत्यधिक बारिश से हो सकता है, अत्यधिक सिंचाई से हो सकता है। तो अत्यधिक सिंचाई या अत्यधिक वर्षा के कारण जब मिट्टी का भूमि के ऊपरी परत का कटाव होता है, तो उसे भूमि निम्नीकरण कहते हैं। भूमि निम्नीकरण कहा जाता है। आप लोग लिख सकते हैं भूमि निम्नीकरण। अत्यधिक सिंचाई या अत्यधिक वर्षा के कारण भूमि का ऊपरी परत एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है, उसे भूमि अत्यधिक सिंचाई से या अत्यधिक बारिश के कारण जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है, तो उसे हम भूमि निम्नीकरण कहते हैं। अगला हम लोग पढ़ रहे थे भूमि संरक्षण की आवश्यकता। कैसे हम संरक्षण कर सकते हैं भूमि को कैसे संरक्षण कर सकते हैं? भूमि को कैसे संरक्षित किया जाता है? भूमि संरक्षण तो पहला है भूमि का उपयोग नियोजित तरीका से हो। भूमि का उपयोग आप लोग किताब में है, आप किताब रखिएगा सामने। भूमि का उपयोग नियोजित तरीका से हो, यानी भूमि का उपयोग सही तरीका से होना चाहिए। जिस तरह भूमि की शक्ति बनी रहे उस तरह से उपयोग करें, तो हम भूमि का संरक्षण कर सकते हैं। दूसरा है भूमि के क्षेत्र पर वनों को बढ़ावा देना। कहा जाता है कि किसी भी देश की भूमि पर 33% भूमि पर वनों का होना आवश्यक है, जंगलों का होना आवश्यक है। तो इतना विकसित करें। हमारे देश में बहुत ही इसकी प्रतिशत इसका कम है, तो वनों का ज्यादा से ज्यादा फैलाव होना चाहिए। दूसरा है जैविक कृषि पर बल, यानी खेतों में जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए। जो गांव में आप लोग देखते होंगे गोबर वगैरह खाद जो होता है, उसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना चाहिए। कीटनाशक दवाओं का कम, और भी जो दवा है मार्केट में छिड़काव के लिए, उस दवा का कम से कम उपयोग करना चाहिए, जिससे भूमि की शक्ति बनी रहे। ये हो गया। तीसरा है मरुभूमि के सीमांत पर झाड़ियां लगाई जाए। मरुभूमि जो होता है, जो बालू का क्षेत्र होता है, मरुभूमि रेगिस्तान, तो जहां से रेगिस्तान शुरू हो रहा है उसके किनारे किनारे झाड़ियां लगाई जाए, ताकि पवनों द्वारा, हवाओं द्वारा बालू को उड़ाकर ना ले जाया जाए।
यानी बालू उड़ाया जाएगा, दूसरे क्षेत्र में परेशानी होगी, उस क्षेत्र में भी दिक्कत होगी। तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में जहाँ विकास किया गया वहाँ पर झाड़ियाँ लगाना, जिससे पौधों द्वारा मिट्टी का वहाँ अपरदन नहीं हो सके, मिट्टी को उड़ाकर नहीं ले जाया जा सके। दूसरा भूस्खलन। भूस्खलन मतलब होता है भूमि का दबना नीचे। भूस्खलन भूस्खलन मतलब होता है भूमि का अचानक दब जाना। पर्वत भूमि है अचानक दब के नीचे बढ़ जाती है, अचानक धंस जाती है, जब उसको भूस्खलन करते हैं। उसको रोकने के लिए अत्यधिक पेड़ पौधों को लगाना, जिससे भूस्खलन की समस्या दूर हो जाए। तो वो चीज भूस्खलन को रोकना। तटवर्ती क्षेत्रों में, यानी तटवर्ती क्षेत्रों में जहाँ भारत का तट है, जहाँ से समुद्र शुरू हो रहा है, महासागर शुरू हो रहा है, उस क्षेत्र में अत्यधिक वृक्षों को लगाना, जिससे महासागरों द्वारा सुनामी से जो आते हैं, सुनामी, उसके कारण वैसे से आपदा के कारण वो मिट्टी का कटाव ना हो, आसपास के क्षेत्रों में मिट्टी की भूमि के उपयोग बना रहे, भूमि को कोई नुकसान नहीं पहुंचे। इस तरह से हम भूमि के संरक्षण को बचा सकते हैं। तो भूमि संरक्षण हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। इसलिए भूमि संरक्षण क्यों आवश्यक है कि आने वाली पीढ़ी के लिए हम भूमि को बचा सकते हैं। अत्यधिक जनसंख्या के कारण दिन पर दिन भूमि का दोहन किया जा रहा है, विकास के कार्य किए जा रहे हैं, वो सारे काम भूमि पर होते हैं। नए नए फैक्ट्रियां लगाई जा रही है, नए नए मशीनों का निर्माण किया जा रहा है, नए नए विकास के काम किए जा रहे हैं, वो सारे भूमि पर किए जा रहे हैं। तो उससे भूमि की शक्ति कहीं ना कहीं कम हुई है या कम होती जा रही है। तो इस तरह के संरक्षण चाहिए, जिससे हमारा भूमि का उपयोग आने वाले भविष्य के लोगों के लिए बना रहे। तो हम लोगों ने संसाधन के इकाई 1 का क में पहला पढ़ा भूमि का उपयोग। अगले वीडियो में हम लोग मृदा यानी मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद जल संसाधन के पढ़ेंगे। ये टॉपिक, ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे की क्लास में आप लोगों को भी 10th क्लास तक पढ़ना है, इसलिए इसको अभी से समझना बहुत जरूरी है। आप लोग किताब का सहारा ले सकती हैं, पढ़िए। अगले चैप्टर को, अगले टॉपिक को आप लोग मृदा और जल संसाधन को पढ़ के घर से आइएगा, जिससे आपको समझने में ज्यादा आसानी होगी। भूमि संरक्षण मैंने आपको समझा दिया, आप लोग किताब का सहारा लीजिएगा, उसमें से क्वेश्चन आंसर बनाइएगा, जो भी आएगा आप लोग परेशानी उसको लिख के रखिएगा और उसको किताब में ढूंढिएगा, मिलेगा, मेरी वीडियो को देखिएगा, समझिएगा और उसको नोट्स आप लोग बना सकते हैं। तो अगले वीडियो में मैं आप लोगों को मृदा और जल संसाधन के बारे में बताऊंगा। धन्यवाद।